नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। मॉड्यूल 6 व्यवसायिक वित्त के अंतर्गत हम लोग पाठ 18 पढ़ रहे हैं जिसका कि शीर्षक है भारतीय वित्तीय बाजार। तो भारतीय वित्तीय बाजार का जो ये पाठ है इसके हम 2 भाग पढ़ चुके हैं तक। आज हम लोग तीसरा भाग की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो वित्तीय बाजार हम पढ़ रहे हैं इसमें हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है। अभी हमने जो पिछला वीडियो था उसमें देखा था कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या अंतर होता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में अंतर हमने पढ़ा था। फिर हमने पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार जिसकी बात हमने इससे पहले वाले वीडियो में की थी उसके बीच में अंतर पड़ा था। फिर हमने शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज जिसको कहते हैं उसके बारे में बात की। फिर शेयर बाजार की कुछ विशेषताओं की कुछ जो मेन जो उसकी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके पश्चात हमने देखा कि शेयर बाजार में सट्टेबाजी क्या होती है और किस प्रकार से सट्टेबाजी को हम परिभाषित करते हैं। तो जो शेयर बाजार में सट्टेबाजी है उसके अंदर ही कुछ चीज़ें हम बात करना हमारा रह गया था। तो जो सट्टेबाजी होती है और जो निवेश होता है, ठीक है ना, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक व्यक्ति का उदाहरण दिया था जो कि किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर खरीदता है और सीधे सीधे अपने अकाउंट पे उनको ले लेता है, मतलब उसका सेटलमेंट प्राप्त करता है, जो शेयर हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो उस क्रिया को हम निवेश कहते हैं। वो हो सकता है निवेश वो 1 महीने के लिए कर रहा हो जिसको कि हम छोटी अवधि का निवेश बोलेंगे। वो हो सकता है 1 साल के लिए कर रहा हो, 2 साल के लिए कर रहा हो, 10 साल के लिए कर रहा हो या और भी ज़्यादा लंबी अवधि के लिए कर रहा हो, ठीक है ना। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसका ड्यूरेशन हम उसको क्या बोलेंगे, निवेश बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जबकि जो स्पेकुलेशन होता है, सट्टेबाजी होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो ए है वो बी को जो शेयर बेच रहा है, लेकिन वो बेच कैसे रहा है, उससे पहले एक सी व्यक्ति है जो कि ए से शेयर खरीद रहा है, उसी दिन शेयर खरीदता है और शाम तक उस शेयर को बी को बेच देता है, ठीक है ना। तो वो जो सी है वो किस में इन्वॉल्व है, सट्टेबाजी में इन्वॉल्व है। मान लीजिए उसने ए से 10 रुपये प्रति शेयर पर शेयर खरीदे और उनको 10 रुपये 50 पैसे पर बी को बेच दिया, तो उसने उसकी डिलीवरी नहीं ली, ठीक है ना। उसने वो जो शेयर्स हैं वो अपने डीमैट अकाउंट में प्राप्त नहीं किए। तो ये जो क्रिया होती है इसको सट्टेबाजी कहते हैं या उसको ट्रेडिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग है वो इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा उनके बीच में डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत छोटी सी बहुत महीन सी एक लकीर होती है जो कि इन दोनों के बीच में होती है। यद्यपि सट्टेबाजी और निवेश कुछ अंशों तक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में यह कहना कठिन है कि कौन से शुद्ध निवेशक हैं और कौन से शुद्ध सट्टेबाज हैं। हो सकता है कि आपने आज शेयर खरीदे और आपको कल ही उसका बहुत ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा, हो सकता है 20% वो मार्केट में उछल गया। हो सकता है आपने सुबह शेयर खरीदे और शाम होने तक उसमें 20% का उछाल आ गया। तो एक बार को आपको भी ये मन करेगा कि आप उसको बेचकर निकल जाएं सौदे से, ठीक है ना। तो उस स्थिति में आप निवेशक से सट्टेबाज बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये शुद्ध रूप से ये कहना कि ये शुद्ध निवेशक है या शुद्ध सट्टेबाज है ये बहुत मुश्किल होता है। आगे क्या होता है, कुछ लोग सट्टेबाजी को कुछ नहीं बल्कि जुआ समझते हैं। क्या समझते हैं, जुआ समझते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं और उसको एक दोष मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि सट्टेबाजी में भी दूरदर्शिता और आकलन निहित होता है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड करती है। जबकि जुआ क्या होता है, जुआ एक तरह की अंधी और लापरवाही पूर्ण प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। लापरवाही भरा हुआ सट्टा लेकिन
जो अगर अगर आप सट्टेबाजी लापरवाही के साथ कर रहे हैं, जिसमें कि आप दूरदर्शिता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एस्टिमेशन नहीं कर रहे हैं, आकलन नहीं कर रहे हैं परिस्थितियों का, तो वो जुए का रूप ले सकती है और इससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, तो ये बात हुई शेयर बाजार में सट्टेबाजी की। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिभूतियों के चल निपटान की, यानी कि रोलिंग सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। कुछ वर्ष पहले तक शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का व्यापार एक सार्वजनिक चिल्लाहट या नीलामी प्रणाली के माध्यम से होता था। मतलब आपने देखा होगा कुछ शेयर बाजार की अगर फिल्में देखी होंगी तो उसमें वो शेयर बाजार जो शेयर होते थे उनका भाव चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे। ठीक है ना, तो सार्वजनिक चिल्लाहट या नीलामी प्रणाली से शेयर बाजार में जो सिक्योरिटीज होती थी वो बिकती थी। ठीक है ना, लाउड स्पीकर के माध्यम से या फिर वैसे भी चिल्लाकर। तो सौदों का निपटान एक निश्चित अवधि यानी कि निश्चित तिथि को होता था, या शनिवार या बुधवार। ठीक है ना, तो केवल 2 ही दिन सेटलमेंट होता था, या तो शनिवार को या फिर बुधवार को। तो इसके लिए क्या होता था, सौदे काफी दिनों तक चलते थे। ठीक है ना, निपटते नहीं थे, स्थायी सौदों का निपटारा नहीं हो पाता था। ठीक है, स्थायी सौदों का निपटारा होने में टाइम लगता था। आजकल क्या होता है, आजकल शेयरों का व्यापार एवं उनका लेखा जोखा कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आधार पर होता है, जिसके कारण शेयर बाजार चल निपटान यानी कि रोलिंग सेटलमेंट व्यापार करने लगा है। ठीक है ना, तो आजकल जो है चल निपटान वाली व्यवस्था आ गई है। सौदे का निपटारा सप्ताह में एक निश्चित दिन की अपेक्षा कुछ निश्चित दिनों के पश्चात होता है। मतलब अगर आपने आज शेयर खरीदा है, कोई मतलब नहीं डिपेंड करता, आपने जब मार्केट खुला रहता है सोमवार से लेकर शुक्रवार, आप किसी भी दिन अगर बाजार में पैसा लगा रहे हैं तो उसके 2 दिन के अंदर आपका जो शेयर है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब उसका सेटलमेंट हो जाएगा। या फिर अगर आपने शेयर बेचा है तो वो 2 दिन के भीतर आपके जो अकाउंट है उससे कट जाएगा। ठीक है ना, डेबिट हो जाएगा। तो अगर एक प्रणाली अगर T+2 है तो उसमें 2 दिनों के अंदर हो जाता है। तो T+2 दिनों का चल सौदा होता है, तो सौदे का निपटारा वास्तविक सौदे की तिथि से 2 दिन के अंदर हो जाता है। मतलब अगर आपने सोमवार को शेयर बेचा है तो T+2 यानी कि सोमवार में आप 2 दिन और जोड़ दीजिए, मंगल बुध। ठीक है ना, तो बुध तक आपके जो सौदे का निपटारा हो जाएगा। अगर आपने खरीदने का सौदा किया है तो जो शेयर है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपने बेचने का सौदा किया है तो शेयर आपके अकाउंट से निकल जाएगा। यह कार्य अंशों के डीमैट अकाउंट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा संभव होता है। इसमें एक डीमैट अकाउंट आप खोलते हैं, उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा शेयरों का लेन देन करते हैं। अब बात आती है भारत में शेयर बाजार की। भारत में शेयर बाजार कब से शुरू हुआ? तो भारत में जो पहला शेयर बाजार था वो सन 1875 में मुंबई के में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से खोला गया, जो कि आज भी है। ठीक है ना, आज भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE काम कर रहा है। सन 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज बना ऐसे ही। सन 1908 में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, सन 1937 में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, और 1939 आते आते भारत में जो ये शेयर बाजार थे उनकी संख्या 7 हो गई। ठीक है ना, आज़ादी के पहले भी आप देख सकते हैं 7 हो गई थी। उसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के समय सट्टा प्रक्रिया में वृहद वृद्धि के कारण ऐसा होता है, युद्ध के समय पे सट्टा बाजार या जो सट्टा प्रक्रिया है वो चरम पर होती है। ठीक है ना, काफ़ी उतार चढ़ाव शेयर बाजार में आता है, उस कारण से सटोरिये भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके समय सट्टा प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। उसके कारण सन 1945 में जो शेयर बाजार थे उनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई। ठीक है, सन 1956 में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास किया गया, जो कि भारतीय शेयर बाजारों की मान्यता और नियमन के लिए पारित किया गया था। ठीक है ना, तो भारतीय शेयर बाजारों को मान्यता देने के लिए एक संस्था की इसमें बताया गया किस प्रकार से आप शेयर बाजार को मान्यता देगी सरकार और किस प्रकार से उनका नियमन करेगी। नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन। ठीक है ना, कैसे उसको चलाएगी, किस प्रकार से उसको ऑपरेट करेगी। वर्तमान समय में हमारे देश में 23 शेयर बाजार हैं। ठीक है ना, 23 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सौदे होते हैं, जिसका वॉल्यूम यानी कि जहाँ पर जो खरीद फरोख्त है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, बहुत बड़ी मात्रा में शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, बहुत बड़ा बाजार है, वो है सबसे महत्वपूर्ण बाजार, उसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। यह स्टॉक एक्सचेंज मुख्य रूप से मुंबई में स्थापित है और इसका प्रवर्तन भारत की मुख्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1992 में किया गया था। इसकी जो स्थापना की गई थी वो भारत की जो मुख्य वित्तीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा
सन 1992 में की गई थी। ये जो शेयर बाजार है अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका चित्र मैंने आपको दिखा रखा है। भारतीय अधिप्रतिदाता पटल शेयर बाजार ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी एक खोला गया है। ये यूटीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, एफआईसी, ये जो संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, इनके द्वारा सितंबर 1992 में खोला गया। इसकी स्थापना विशेष रूप से 30 लाख रुपए से 25 करोड़ रुपए तक के समता अंशों में कार्य करने वाली संस्था के रूप में की गई थी। केवल उन्हीं कंपनियों की प्रतिभूतियों में व्यवसाय होता है इस एक्सचेंज में जो कि OTCEI में सूचीबद्ध होती हैं, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध होती हैं। ठीक है, इसके पश्चात बात करते हैं शेयर बाजार के क्रियाकलापों पर। अब हम बात करेंगे शेयर बाजार के विनियमन की, कि शेयर बाजार को रेगुलेट करना क्यों जरूरी है, क्यों हमको शेयर बाजार का जो सरकारें हैं वो शेयर बाजार पर कंट्रोल रखती हैं, उसका विनियमन करती हैं, उसका रेगुलेशन करती हैं। तो शेयर बाजार के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है जिससे उसके व्यावसायिक व्यवहार में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि शेयर बाजार की भी कुछ सीमाएं होती हैं, तो इन सीमाओं से जो आम निवेशक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि जो ये शेयर बाजार है उनके व्यावसायिक व्यवहार में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए शेयर बाजार का विनियमन सरकार द्वारा किया जाता है। इसके लिए सन 1956 में प्रतिभूति अनुबंध नियामक अधिनियम, जो हमने पहले बात की थी, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, पारित किया गया था, जिसमें शेयर बाजारों को केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने का प्रावधान था। मतलब कोई भी शेयर बाजार बिना केंद्र सरकार की, भारत सरकार की मान्यता के काम नहीं कर सकता है। यह अधिनियम प्रत्येक शेयर बाजार द्वारा अपने लिए उचित विनियम बनाने का प्रावधान करता है। मतलब जो हर शेयर बाजार है वो अपने लिए निश्चित रूल्स बनाए जिससे वे अपने कार्यों का नियमन और नियंत्रण कर सके, जिसकी सहायता से वो अपने कामों को कर सके। किंतु इस प्रकार के विनियम केंद्र सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही लागू किए जा सकते हैं। मतलब शेयर बाजार अपने नियम तो बना लेंगे, लेकिन उनको अप्रूवल करानी पड़ेगी, किससे? उनकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी केंद्र सरकार से। तो सभी शेयर बाजारों को अपनी कार्यशैली के संबंध में सूचना समय समय पर सरकार को भेजना अनिवार्य है। तो जितने भी शेयर बाजार काम कर रहे होते हैं उनको अपनी कार्यशैली, वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, उसके संबंध में रिपोर्ट टाइमली सरकार को देनी पड़ती है। ठीक है ना, एक निश्चित समय पर उनको सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी होती है। अब ऐसे ही एक जो नियमन संस्था है शेयर बाजार की, वो है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोलते हैं। सेबी की भूमिका क्या है? सन 1991 में आर्थिक सुधार जब हमारे देश में किए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो उसके अंतर्गत भारत सरकार ने पूंजी बाजार की कार्यशैली में बहुत से सुधार किए, जिसके अंतर्गत कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यू के कार्यालय को बंद कर दिया गया और सन 1992 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ से जो सेबी है वो अस्तित्व में आई सन 1992 से। तो ये जो सेबी है ये किस लिए इसकी स्थापना की गई? इसकी जो वैधानिक मान्यता प्रदान की गई वो प्रतिभूतियों में निवेशकों के हित की रक्षा के लिए। जो आम निवेशक, जो जनमानस है, जो कि पैसा डालता है शेयर बाजार में, सिक्योरिटीज में, उनके हित की रक्षा के लिए, प्रतिभूति बाजार का विकास करने के लिए और डेवलप करने के लिए, प्रतिभूति मार्केट को, प्रतिभूति बाजार का रेगुलेशन करने के लिए, उसको नियमन करने के लिए, उसका वे मामले जो प्रतिभूति बाजार से संबंधित हों या समाधान के लिए आकस्मिक रूप से आए, ऐसे कामों को करने के लिए भी सेबी जिम्मेदार है। तो जो सेबी की जब हम बात कर रहे हैं, सेबी को ये सारी जो चीज़ें करनी होती हैं, इसके लिए उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं? तो उसको सबसे पहला अधिकार प्राप्त है शेयर बाजार और अन्य प्रतिभूति बाजार में व्यवसाय का नियमन करना। तो वो नियम बनाएगा कि किस प्रकार से जो प्रतिभूति बाजार है उसमें व्यवसाय किया जाएगा। विभिन्न मध्यस्थों, जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है ना, दलाल होते हैं, और म्यूचुअल फंड के कार्यों को अभिलेखित करना, उनकी रिपोर्ट बनाना और उनका नियमन करना, उनको रेगुलेट करना। ठीक है, साथ साथ मध्यस्थों की शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, आंतरिक व्यापार एवं अनुचित व्यापारों की रोकथाम करना। आंतरिक व्यापार किसको बोलते हैं? जब जैसे कोई कंपनी है, उसके जो डायरेक्टर्स हैं
ठीक है ना, वो किसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर अगर अपनी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको खरीद फरोख्त करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी की वजह से मार्केट में जो कंपनी है उसके शेयरों में बहुत ज़्यादा भारी उतार चढ़ाव आने वाला है, वो उसको पहले जान लेते हैं और उसके शेयर खरीद फरोख्त कर देते हैं, तो उसको आंतरिक व्यापार बोलते हैं, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये गलत प्रथा होती है। तो ऐसे अनुचित व्यापारों की रोकथाम करना भी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अधिकार है, वो उनको कर सकती है। साथ साथ जो स्वनियंत्रित संस्थाएं हैं उनका प्रवर्तन और उनका नियमन करना, ये भी सेबी का काम है। इसके पश्चात जो सेबी है वो और क्या काम करती है, वो बहुत बड़ी मात्रा में अंशों के ग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण कार्य को नियंत्रित करती है। साथ साथ शेयर बाजार के संबंध में सूचनाएं जुटाती है, व्यवसायों का निरीक्षण करती है, जो कंपनियां जो उसके यहाँ लिस्ट हैं उनका इंस्पेक्शन कर सकती है, उनकी जांच कर सकती है, उनकी ऑडिट कर सकती है, तथा जो मध्यस्थ होते हैं, जो दलाल होते हैं, जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं, तथा स्वनियंत्रित संगठन जो होते हैं उनके कार्यों की देखरेख करना, ये भी सेबी का एक काम होता है, उसको अधिकार भी होता है। साथ साथ ऐसे काम भी वो करती हैं और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करती है जो पूंजी निर्गमन अधिनियम 1947 और प्रतिभूति अनुबंध अधिनियम विनियमन 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किए गए हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा इन दो अधिनियमों के अंतर्गत जो काम उसको दिए जाते हैं सेबी को, तो ऐसे अधिकारों का उपयोग भी सेबी कर सकती है। अगली बात आती है कि सेबी ने आज तक जो मुख्य कार्यक्रम लाए हैं, किस किस प्रकार के कार्यक्रम उसने अभी तक किए हैं। तो इसमें उसने सार्वजनिक निर्गमन प्रलेखों का सुधरा हुआ प्रकटन स्तर, इसका मतलब क्या है कि जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऐसे प्रलेख होते हैं, ठीक है ना, तो वो जो कि सार्वजनिक रूप से आपको निर्गमित करने हैं। मतलब आपको ऐसे जब आप इश्यूज लाते हैं, पब्लिक इशू लाते हैं, जिसके की माध्यम से आपको पैसा जुटाना है, तो आपको उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को प्रकट करना पड़ेगा, ठीक है ना, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो उसका सुधरा हुआ स्तर के लिए जो सेबी है उसने बहुत सारे काम किए हैं। इसके साथ साथ विवेकपूर्ण मानदंड का प्रस्तुतिकरण और निर्गमन विधि का सरलीकरण। इसका मतलब क्या है कि जो मानदंड हैं, ऐसे मानदंड बनाए हैं सेबी ने जो कि विवेकपूर्ण होंगे, तो ऐसे मानदंडों का प्रस्तुतिकरण करेगी। और साथ साथ जो निर्गमन विधि है, जिस प्रकार से जो आप प्रतिभूतियां मार्केट में जारी कर सकते हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको मार्केट में आप जारी कर सकते हैं, उसकी जो मेथड है उसको सरल करता है, ठीक है ना। वो कार्यक्रम भी सेबी ने चलाए हैं। साथ साथ सेबी द्वितीयक बाजार की कार्यशैली पर भी नियंत्रण रखता है। तो जो सार्वजनिक निर्गम प्रलेखनों की बात हम कर रहे हैं वो प्राथमिक बाजार में होता है। इसके साथ साथ सेबी द्वितीयक बाजार की कार्यशैली पर भी नियंत्रण रखता है। साथ साथ प्रतिभूति बाजार में कार्य करने वाले मध्यस्थों की कार्यशैली का नियमन भी वो करता है। तो इसमें जब हम बात करते हैं कि सार्वजनिक निगम प्रलेखों का सुधरा हुआ प्रकटन स्तर, तो इसमें वो ये देखता है कि जब कोई भी पब्लिक इशू आता है, सरकार जब कोई कंपनी अपने जो पैसा है वो जुटाना चाहती है अंशों के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, डिबेंचर्स के माध्यम से, तो वो ऐसे विज्ञापन ना करे या ऐसी उद्घोषणा ना करे जिससे कि वो कई चीज़ों को छुपा जाए, ठीक है ना। तो उसको महत्वपूर्ण तत्वों और कितना जोखिम हो सकता है उसकी कंपनी में निवेश से, उसकी भी उद्घोषणा करनी पड़ती है, ठीक है ना। इस संबंध में जो सेबी है उसने बहुत बड़ा काम किया है। साथ साथ निर्गमन की जब निर्गमन विधि का सरलीकरण की बात हम करते हैं, तो इसमें सरलीकरण के साथ साथ जो निर्गमन की लागत है उसको कम करने के लिए अभिगोपन का कार्य वैकल्पिक कर दिया गया है, अंडरराइटिंग का काम वैकल्पिक कर दिया है। लेकिन शर्त ये रहती है कि जो निर्गमन है वो अल्प अभिदानित ना हो, यानी कि अंडर सब्सक्राइब ना हो। अगर अंडर सब्सक्राइब होता है तो आपको पता है अधिगोपन का काम क्यों होता है। अधिगोपक का काम होता है अगर इश्यू, यानी कि आपने जो शेयर जारी किए, अगर मार्केट में उसको सही रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अधिगोपकों का ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस इश्यू को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के समय में तो अधिगोपन वैकल्पिक नहीं है, लेकिन अगर अंडर सब्सक्राइब नहीं होता है इश्यू, तो अधिगोपन को आप वैकल्पिक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें साथ में एक सिक्योरिटी उन्होंने ये भी रखी है कि अगर मान लीजिए अंडर सब्सक्राइब हुआ,
ठीक है ना, आपका इश्यू, और आपका जो आप है वो जितने अंश आपने जारी करने हैं उसका 90%, कितना 90% पैसा आप जुटा नहीं पाए मार्केट से, तो आपको जितने भी लोगों ने आपके इश्यू में पैसा लगाया है उनको सारा का सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ साथ पहले बहुत क्या होता था कि जो शेयर बाजार होता था उसमें कंपनियां प्राथमिकता के आधार पर अंशों का निर्गमन कर देती थी, ठीक है ना। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो प्रायोरिटी के आधार पर अंशों का निर्गमन कर देती थी, उस प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही व्यक्तिगत निर्गमन को भी अधिक सीमित कर दिया गया है। जो जितना भी आप जितने शेयर्स आप डायरेक्टर्स को इशू कर सकते हैं उस पर भी लिमिट लगा दी गई है, ठीक है ना। तो जो सारे के सारे जो प्राथमिक निर्गमन होते हैं वो डिपॉजिटरी विधि से किए जाने चाहिए, और उसमें बुक बिल्डिंग जो मेथड होता है, बुक बिल्डिंग मेथड का मतलब ये होता है कि आपको अपने जो आप शेयर जारी कर रहे हो उसके अंदर जो शेयरों का जो अंकित मूल्य है उसकी सीमा आपको उजागर करनी पड़ती है, उसमें एक मूल्य सीमा देनी पड़ती है, और कितने शेयर आपको इशू करने हैं उसकी भी आपको जानकारी देनी पड़ती है। अब जब हम बात करते हैं कि द्वितीयक बाजार की कार्यशैली पर उसने क्या नियंत्रण किया है, तो इसमें उसने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका है, जो हमने पहले भी बात की। फिर जो दलाल होते हैं उनकी कार्यशैली को नियमित करने के लिए भी उसने प्रयास किया है, जो हमने दूसरी बात करी, ठीक है ना। इसमें हमने अभी पढ़ा था रोलिंग सेटलमेंट, तो रोलिंग सेटलमेंट भी सेबी के द्वारा ही कार्यक्रम के तहत लाया गया। अब क्या होता है, आप आसानी से आप अपने शेयरों को अब बहुत शीघ्रता से भी आपके जो शेयर हैं वो उनका सेटलमेंट हो जाता है और आपको बहुत जल्दी डिलीवरी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। साथ साथ सेबी जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको सिखाने के लिए समय समय पर बहुत सारी विशेष योजनाएं चलाता रहता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है ना, इंडियन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विपणि, जिसको कि आप स्टॉक एक्सचेंज बोल रहे थे, NSEI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, हमने बात की थी, और इसने 1994 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसमें होता क्या है, जो भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कंप्यूटर्स के नेटवर्क द्वारा ट्रेडिंग का कार्य होने लगा, जो खरीद फरोख्त है शेयरों की वो कंप्यूटर द्वारा होने लगा है। NSEI विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर पारदर्शी बाजार उपलब्ध कराती है। पारदर्शी बाजार का मतलब है कि आपको सामने रेट दिखाई देगा, किस रेट पर जो शेयर है वो उपलब्ध है। सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बाजार उपलब्ध कराना ये भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विपणनी का एक उद्देश्य है। साथ साथ एक उपयुक्त संप्रेषण नेटवर्क के माध्यम से, कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से संपूर्ण देश में निवेशकों तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये भी उसका उद्देश्य है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली, मतलब इलेक्ट्रॉनिक खरीद फरोख्त की प्रणाली, उसका उपयोग करके कुशल प्रतिभूति बाजार को उपलब्ध कराना, ये भी इसका एक उद्देश्य है। लघु निपटान चक्र, मतलब जो रोलिंग सेटलमेंट है वो कम से कम समय में हो जाए, आपको जल्दी से जल्दी माल की डिलीवरी मिल जाए, शेयर की डिलीवरी मिल जाए, और आपका जो शेयर है जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट से निकल जाए अगर आप बेच रहे हैं तो, ठीक है ना। और पुस्त प्रविष्टि निपटान प्रणाली, ये सब करना, इसको लागू करना, ये भी भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विपणनी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का एक उद्देश्य है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रमापों का अनुपालन करना, मतलब जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनका अनुपालन करना, उनको फॉलो करना, वो भी NSE का एक काम है। अब हम बात करेंगे कि जो स्कंद विपणनी है उस पर व्यापार की विधि कैसे होती है। तो प्रतिभूतियों का जो क्रय और विक्रय होता है NSEI में, वो दलालों की सहायता से होता है, जो कि स्कंद विपणनी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य होते हैं। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करने वालों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में वो काम करते हैं। इन दलालों में जीरोधा है, ICICI डायरेक्ट है, रेलीगेयर है, एंजल ब्रोकिंग है, ये सारी जो कंपनियां ये भी सब दलाल के रूप में काम करती हैं, ठीक है ना, सारे दलाल हैं। तो ये कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों का स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय करने के लिए उनका सूचीयन स्टॉक एक्सचेंज में कराना आवश्यक होता है। अगर कंपनियों को अपने अंशों को पब्लिक में बेचना है तो उसके लिए उनको स्टॉक एक्सचेंज में उसको क्या कराना होता है, लिस्ट कराना होता है, ठीक है ना, उनको सूचीयन कराना होता है स्टॉक एक्सचेंज में।
अब हम बात करेंगे कि जो व्यापार विधि है जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज में होती है वो किस प्रकार से काम करती है, उसमें क्या क्या चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है दलाल का चयन। सबसे पहले जैसे मैं आपका एग्जांपल लेता हूं, आपको अगर शेयरों में निवेश करना है तो सबसे पहले आप एक निवेशक हैं तो आपको एक ऐसे दलाल का चयन करना होगा जिसके द्वारा आप जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदेंगे और बेचेंगे। फिर जब आपने दलाल का चयन कर लिया उसके बाद आपको जो उसको दलाल को बताना होगा कि आपको किस कंपनी का अंशों को खरीदना है, किस कंपनी का शेयर खरीदना है या बेचना है और किस मूल्य पर ये लेन देन आपको करना है। इसके पश्चात जब आपका वो इच्छित मूल्य आ जाएगा, जब इच्छित मूल्य का उद्धरण किया जाता है तो दलाल सौदा कर लेता है। जैसे आपने माना कहा कि आप एनटीपीसी का शेयर 110 रुपये में खरीदना चाहते हैं, ठीक है ना, और 100 शेयर खरीदना चाहते हैं। तो जैसे ही एनटीपीसी का शेयर जब स्टॉक एक्सचेंज में 110 रुपये के भाव पर मिलने लगेगा तो जो आपका दलाल है वो तुरंत उस सौदे को कर लेगा, 110 रुपये पे 100 शेयर एनटीपीसी के खरीद लेगा और उसकी सूचना वो निवेशक को दे देगा। जो दलाल है वो सौदे की सूचना निवेशक को दे देता है और इस प्रकार से जो ये सौदे हैं वो पूर्ण हो जाते हैं और जो रोलिंग सेटलमेंट है उसकी अवधि पूरे होने के पश्चात जो स्टॉक है वो आपके डीमैट अकाउंट में, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे डिपॉजिटरी सेवाओं की। अभी मैंने आपको डीमैट वाली बात की थी तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेंगी। तो भारत में डिपॉजिटरी सर्विस सिस्टम अधिनियम 1996 में लागू किया गया जिसके की माध्यम से डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से भौतिक प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित की जाती हैं। तो जो आज से पहले मतलब काफ़ी समय पहले 1996 से भी पहले जब शेयर बाजार का लेन देन किया जाता था तो आपको फिजिकल रूप में शेयर प्राप्त होते थे, कागज मिलते थे, ठीक है ना, शेयरों के। आजकल आपको जो फिजिकल जो कागज वाला है उसको आपने डीमैटेरियलाइज कर दिया है, ठीक है ना, तो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपको प्राप्त होते हैं। आपका जो डीमैटेरियलाइज अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट होता है, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। तो डिपॉजिटरी एक बैंक की भांति काम करता है जिसमें एक निवेशक अपने अंश जमा कर सकता है या फिर निकाल सकता है, ठीक है ना, दोनों काम कर सकता है निवेशक। वो अपने शेयर जमा भी कर सकता है और उनको निकाल भी सकता है। जमा करने का मतलब है खरीदना और निकालने का मतलब है बेचना। तो डिपॉजिटरी सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिपॉजिटरी सिस्टम को बनाती हैं। सबसे पहले तो होता है डिपॉजिटरी, ठीक है ना। इनमें भारत में जो मेन डिपॉजिटरी हैं वो 2 डिपॉजिटरी हैं, एक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL और दूसरी है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL। दूसरे होते हैं डिपॉजिटरी प्रतिभागी, ठीक है ना, जो कि डिपॉजिटरी में भाग लेते हैं, ठीक है ना। दूसरे होते हैं प्रतिभागी। तीसरे होते हैं निर्गमन करने वाली कंपनी जो कि जारी करती है अपने अंश। और चौथा होता है निवेशक जो कि अंशों की खरीद फरोख्त करता है। तो डिपॉजिटरी सेवाएं क्या होती हैं। डिपॉजिटरी प्रतिभागी जमा करने वाले एजेंट होते हैं, ठीक है ना। जो तीसरे नंबर मैंने बात की थी हमने, जो डिपॉजिटरी प्रतिभागी होते हैं वो जमा करने वाले एजेंट होते हैं। निवेशक केवल डिपॉजिटरी प्रतिभागी से मिलते हैं, वो ना कंपनी से बात कर पाते हैं और ना ही जो डिपॉजिटरी है, जो मेन सेवा देने वाली जो जगह है, ना ही उसके संपर्क में वह आ पाते हैं। तो सेबी के साथ पंजीकृत होकर कोई भी वित्तीय संस्था डिपॉजिटरी प्रतिभागी बन सकती है। तो वित्तीय संस्थाएं डिपॉजिटरी प्रतिभागी बन जाती हैं। जिस कंपनी के अंशों का क्रय विक्रय होना है उसे भी डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ठीक है ना। उसको भी ज़रूरी है कि वो अपने जो अंश हैं, जो शेयर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन डिपॉजिटरी के साथ कराए। तो निवेशक जो प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना चाहता है उसे एक डीमैट अकाउंट खोलना होता है। मैंने पहले ही बात की थी। तो जो डीमैट अकाउंट होता है ये आपके दलाल के पास आप खुलवा सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो डीमैट अकाउंट होता है ये या तो आप CDSL में होता है या फिर NSDL में होता है। जो दो डिपॉजिटरी होती हैं उनमें से किसी के भी साथ ये जो अकाउंट है वो लिंक हो सकता है, किसी की भी अंदर हो सकता है। तो भारत में 2 डिपॉजिटरी के नाम कौन कौन से हैं। NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये 2 डिपॉजिटरी हैं। तो डिपॉजिटरी द्वारा दी जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली सेवा है जो हमने पहले ही बात की थी, जो फिजिकल सर्टिफिकेट्स हैं, भौतिक प्रमाण पत्र हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में चेंज करना, परिवर्तित करना।
इलेक्ट्रॉनिक रूप की प्रतिभूतियों को भौतिक प्रमाण पत्रों में परिवर्तित करना मतलब उसका वाइस वर्सा करना, मतलब आपने फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक किया, आप चाहें यानी कि डिपॉजिटरी अगर चाहे तो वो इलेक्ट्रॉनिक को फिजिकल में भी चेंज कर सकती है। तो ये डीमैट का विपरीत है, डीमैट का विलोम है। अगली जो सेवा देती है वो देती है प्रतिभूतियों का हस्तांतरण। एक प्रतिभूति को दूसरे के नाम करना या दूसरे के नाम वाली प्रतिभूति को किसी और के नाम करना, व्यापार को पूरा करना, ये भी डिपॉजिटरी द्वारा दी जाने वाली सेवा है। डिपॉजिटरी सेवाओं के लाभ क्या हैं? अभी तक तो हमने बात करी कि डिपॉजिटरी सेवा कैसे होती है, तो डिपॉजिटरी सेवा आप समझ गए होंगे। डिपॉजिटरी सेवा में जो निवेशक होता है वो डीमैट प्रार्थना पत्र को अंश प्रमाण पत्र के साथ डिपॉजिटरी भागीदार में जमा कराता है। फिर जो डिपॉजिटरी भागीदार होता है वो जो प्रार्थना पत्र उसको मिला है निवेशक से और जो अंश प्रमाण पत्र मिला है उसको निर्गमन कंपनी को जमा कराता है और डिपॉजिटरी को सूचित कर देता है। तो कंपनी डीमैट प्रार्थना पत्र और अंश प्रमाण पत्र को सत्यापित कर देती है, वो ये मोहर लगा देती है कि हमारे ही शेयर हैं। इसके बाद कंपनी डिमेटरलाइज की सूचना डिपॉजिटरी को दे देती है और डिपॉजिटरी इसकी सूचना डिपॉजिटरी भागीदार को दे देता है। तो डिपॉजिटरी भागीदार तब निवेशक के डीमैट अकाउंट को अंशों से क्रेडिट कर देता है, उसके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स हैं वो आ जाते हैं और अंत में डिपॉजिटरी भागीदार निवेशक के पास उसके खाते का विवरण भेजता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि डिपॉजिटरी सेवाओं के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहला लाभ तो है कि किसी कंपनी के अंशों और स्कंद के विक्रय और क्रय के लिए डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान करना, तो उनको डिमेटरलाइज रूप में संभव करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से संभव करना, ये सब डिपॉजिटरी सेवाओं का ही काम है। साथ साथ इसकी वजह से समय की बहुत बड़ी बचत होती है। इसमें कागजी कार्य भी नहीं होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली होता है सारा सामान, ये भी इसका एक लाभ है। इसमें लेन देन की लागत बहुत न्यूनतम होती है। क्यों? क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, इसमें बहुत कम इनको मैन पावर लगती है, ठीक है ना, बहुत कम रिसोर्सेज लगते हैं, इसलिए इसकी जो लेन देन की जो लागत है वो बहुत कम होती है। इससे व्यापार में आसानी आ जाती है, आप आराम से आज मतलब बहुत कम समय में आसानी से जो शेयरों की खरीद फरोख्त है, जो व्यापार है वो कर सकते हैं। साथ साथ लेन देन में पारदर्शिता रहती है, ठीक है ना। डिपॉजिटरी के माध्यम से संभव हो पाता है कि आप जो लेन देन है उसको पूरे ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर रहती है, आपको पता रहता है कि कब आपको शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। स्कंद विपणनी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में निवेशक का उपस्थित होना आवश्यक नहीं होता है और वो अपने जो स्टॉक एक्सचेंज में जो उसका मेंबर है, जो कि एक ब्रोकर होता है, दलाल होता है, उसके माध्यम से अपना काम कर लेता है, उसको खुद जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें हानि का जोखिम मतलब आपके शेयर अगर फिजिकल रूप में है तो हो सकता है खो जाएं, फट जाएं, ठीक है ना, या कहीं डैमेज हो जाएं, उसका जोखिम नहीं रहता है, हानि का जोखिम नहीं है और प्रतिभूतियों के खोने का भी भय नहीं है, ठीक है ना, वो कहीं खो जाएं ऐसा भी संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय वित्तीय बाजार है इसकी हमने छोटी सी एक झलक इस पार्ट में ले ली है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक मैंने सही से नहीं पढ़ाए, कुछ टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ने हैं, तो आप मुझे टॉपिक का नाम कमेंट में लिख के बताइएगा, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है या इंस्टाग्राम आईडी है इस पर भी आप मुझे बोल सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मैं उस टॉपिक का वीडियो अलग से आपको बनाकर डाल दूंगा और उसको विस्तार से आपको समझा दूंगा। हो सकता है आपको समझ में विस्तार से फिर उस कंडीशन में आ जाए, ठीक है। तो एक बार फिर आप लोगों से वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।